ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है और ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है और आज की डेट में वेनेजुएला तबाह हो चुका है। और वेनेजुएला की तबाही के पीछे सिर्फ एक गलती है, अपने पेट्रोल को यूएस डॉलर की जगह यूरोज में बेचने की कोशिश करना। इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन अनाउंस करता है कि इराक अपना सारा पेट्रोलियम पूरी दुनिया में यूएस डॉलर की जगह यूरोज में ट्रेड करेगा। 3.3 बिलियन डॉलर्स वर्थ का पेट्रोल इराक ग्लोबली यूरोज में ट्रेड कर लेता है। 2001 में इनफेमस 9/11 अटैक होता है यूएसए के ट्विन टावर्स पे और इस अटैक का पूरा ब्लेम इराक के सर पे थोप दिया जाता है और इस ब्लेम के दम पे यूएसए इराक को 2003 में इन्वेड करता है, जिसको आज हम लोग द इनफेमस यूएस इन्वेजन ऑफ इराक के नाम से जानते हैं। My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. और यूएसए के इन्वेजन के सिर्फ एक महीने बाद इराक अपना पेट्रोलियम वापस यूरोज की जगह डॉलर्स में बेचना शुरू कर देती है। जब यूएसए का इराक इन्वेजन खत्म होता है, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि 9/11 अटैक में इराक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो यूएसए ने इन्वेजन किया क्यों? सिर्फ एक चीज के लिए, पेट्रोलियम। और इस वीडियो में अपन सिर्फ दो चीजें समझेंगे। पहला, ग्लोबल करेंसी डॉलर्स कैसे बनी। दूसरा, पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या होता है। When we have restored the price level, we shall seek to establish and maintain a dollar which will not change its purchasing and debt-paying power during the succeeding generation. I said that in my message to the American delegation in London last July, and I say it now once more. यार 1914 में दो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। पहला, यूएस अपना फर्स्ट डॉलर प्रिंट करता है और दूसरा, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है। In conditions that isolated us completely from civilization. वर्ल्ड वॉर 1 के चक्कर में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। यूके, फ्रांस, रशिया, जापान बनाते हैं एलाइड पावर्स, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर बनाते हैं सेंट्रल पावर्स। ये दोनों आपस में लड़ते, पर नोट करने वाली बात यह है कि यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 का पार्ट बिल्कुल एंड टाइम तक नहीं बनता। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पाउंड करेंसी का ग्लोबल डोमिनेशन था। दुनिया भर के ट्रेड के सेटलमेंट पाउंड में हुआ करते, पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये चेंज होना शुरू हो जाता है। ब्रिटिश पाउंड्स की वैल्यू गोल्ड से पेग्ड थी, यानी उस टाइम पे जितना गोल्ड का रेट होगा उतनी वैल्यू होगी ब्रिटिश पाउंड की। और इसी कारण वर्ल्ड वाइड सारे लोग ब्रिटिश पाउंड को यूज करने लगे गोल्ड की जगह ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू दोनों की सेम थी। और इसी को मोटा मोटी मॉडर्न डे करेंसी सिस्टम कहते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 1 के समय वॉर लड़ने का काफी ज्यादा कर्जा यूके के सर पे आ जाता है। कई डेकेड्स में पहली बार होता है कि यूनाइटेड किंगडम किसी से उधार लेता है, और वो कंट्री कौन होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सारी एलाइड पावर्स अपने गोल्ड के बदले यूएसए से सप्लाईज ऑफ वेपन्स लेना शुरू कर देती है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती है कि यूएसए ने सेंट्रल पार्ट्स को भी वेपन्स और हथियार सप्लाई किए थे गोल्ड के बदले में। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होना शुरू होती है और दुनिया की सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम्स के गोल्डन रिजर्व्स काफी ज्यादा खाली हो जाते हैं। और भाई दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 के एंड तक यूएसए के पास $22 ट्रिलियन वर्थ का गोल्ड आ जाता है। यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते एलाइड और सेंट्रल पावर थे, पर असल में जीतता यूएसए है। 22 ट्रिलियन टन गोल्ड होने का सीधा मतलब था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को यूएसए कंट्रोल कर सकता है, और वो वही करता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ टाइम तक ग्रेट डिप्रेशन चलता है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। The fateful hour of 11 has struck, and Britain's final warning to Hitler having been ignored, a state of war once more exists between Great Britain and Germany. वर्ल्ड वॉर 2 में वापस दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है, और जो कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और ज्यादा खाली हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ग्रेट ब्रिटेन ने अपने सोल्जर्स को पेमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मैसिव अमाउंट से पाउंड्स को छापा था, जिस चक्कर में ग्लोबल प्राइस पाउंड्स की कम हो जाती है। और इस चक्कर में जो लोगों को भरोसा होता है पाउंड करेंसी के ऊपर से डगमगाना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो यूके की गोल्ड रिजर्व होती है काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब पाउंड जैसी ग्लोबल करेंसी का डिमोलिश हो जाना एक बहुत बड़ा कंसर्न रेस करता है कि वर्ल्ड ट्रेड कैसे किया जाए, और पूरे वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करने की आड़ में यूएसए अपना लास्ट विनिंग मूव चलता है। Representatives of 28 countries, with Lord Halifax signing for the United Kingdom, meet in the conference room of Washington's State Department for the signing of the Bretton Woods Monetary Agreement.
authorized by President Truman to sign for the United States, was Secretary of the Treasury Mr. Vinson. Theoretically, Bretton Woods is an international pool of the... ये 1994 वर्ल्ड की 44 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज के 700 से भी ज्यादा डेलीगेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू हैम्पशायर में एक मीटिंग के लिए आते हैं। इस मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल सिंपल था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबल ट्रेड को रिवाइव कैसे करें। अब पाउंड तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तबाह हो जाता है, तो यूएसए सजेस्ट करता है कि वर्ल्ड ट्रेड के लिए पाउंड की जगह डॉलर्स को यूज किया जाए और जो डॉलर्स की करेंसी उसको गोल्ड से पैक कर दिया जाए, यानी कि जो स्टेटस पहले पाउंड्स का था वो डॉलर्स का हो जाए और दुनिया की सारी कंट्रीज $35 के एक्सचेंज रेट पे 1 आउंस गोल्ड खरीद सकती है। अब यहाँ पे जो 44 कंट्रीज उस मीटिंग में आई थी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसके 3 बड़े कारण है। पहला, यूएसए के पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गोल्ड आ जाता है, दूसरा यूएसए के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री होती है और तीसरा यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाते हैं। तो जो 44 कंट्रीज के ऑफिशियल होते हैं अग्री कर जाते हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसको डॉलर्स में फैसिलिटेट किया जाए और यहाँ से ब्रेटन वुड्स सिस्टम की शुरुआत होती है। और जो बाकी कंट्रीज थी जो उस मीटिंग में नहीं आई थी ना आना चाहती थी, वो भी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेती है और सिंपली पूरी दुनिया में एक अनस्पोकन अग्रीमेंट बन जाता है यूएसए को ग्लोबल करेंसी बनाने का। और अगर कोई कंट्री ब्रेटन वुड्स सिस्टम को फॉलो नहीं करती तो यूएसए उस पर ट्रेड सैंक्शंस मार देती है, नहीं तो बाकी सारी कंट्रीज उससे ट्रेड ही नहीं करती। और इसी चक्कर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबली ब्रेटन वुड्स सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद जो कंट्रीज होती हैं तो गोल्ड के बदले में यूएस डॉलर्स और यूएस डॉलर्स के बदले में गोल्ड खरीद सकती है फेडरल रिजर्व से। और यूएसए को जो ट्रेड की कोई टेंशन ही नहीं होती क्योंकि ग्लोबल ट्रेड होना था यूएस डॉलर्स में और यूएसए के पास प्रिंटिंग की मशीन थी, जितना मर्जी उतना छापो। यूएसए असल में यही करता है, यूएसए डॉलर्स को अब्यूज करना शुरू कर देता है और ये जो प्रिंट अब्यूज है मार्केट में डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिस चक्कर में डॉलर की बाइंग पावर कम हो जाती है। अब वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो डॉलर की वैल्यू है वो गोल्ड से पैक्ड है। यूएसए बहुत ही ज्यादा डॉलर्स को प्रिंट करता है मार्केट में, जिस कारण जो मार्केट में डॉलर्स की वर्थ एग्जिस्ट कर रही है उतना गोल्ड यूएसए के पास होता ही नहीं है और एक तरीके से उस इन्फ्लेटेड प्राइस का उधार यूएसए के सर पे चढ़ आता है क्योंकि यूएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूएस डॉलर को रेगुलेट करना। और सिर्फ ब्रेटन वुड्स सिस्टम को अडॉप्ट करने के 20 साल बाद 1960s में फेडरल रिजर्व के पास बैंक में $11 बिलियन का गोल्ड बचता है। ग्लोबली $22 बिलियन से भी ज्यादा के डॉलर्स मार्केट में फ्लोट करते हैं, यानी कि 11 बिलियन का डेफिसिट क्रिएट हो जाता है यूएसए के सर के ऊपर। इतने बड़े डिफरेंस के चक्कर में फ्रांस और यूके जैसी कंट्रीज पैनिक करती हैं और अपने डॉलर्स के बदले में गोल्ड फेडरल रिजर्व से मांगना शुरू कर देती है। फ्रांस तो इतनी एजिटेट हो जाती है कि वो पूरी की पूरी वॉरशिप भेज देती है अपने गोल्ड को रिट्रीव करने के लिए और इसी की देखा देखी में बाकी सारी कंट्रीज भी डॉलर्स के बदले में अपना गोल्ड मांगना शुरू कर देती है। अब यूएसए के पास इन कंट्रीज को लौटाने के लिए गोल्ड होता तो है नहीं, तो यूएसए इस गेम के रूल्स को खुद ही से चेंज कर देता है। We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. यूएस प्रेसिडेंट निक्सन अनाउंस करते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व जितनी भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती है उनसे डॉलर्स के बदले गोल्ड एक्सचेंज नहीं करेगा, यानी कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम के समय जो यूएसए ने एग्रीमेंट दिया तो बाकी कंट्रीज से साइन करवाया था उसे यूएसए खुद वॉइड कर देता है और यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि जो डॉलर्स है वो बाकी करेंसी के अगेंस्ट में ट्रेड करेगा और जो डॉलर्स की खुद की परसीव्ड वैल्यू है वो गोल्ड के अगेंस्ट नहीं होगी, यानी लोग सिर्फ ट्रस्ट के दम पे यूएस डॉलर्स की वैल्यू को माना करेंगे। दुनिया भर में रिवोल्ट हो तो कई सारी कंट्रीज इसको अपोज करती हैं, लोगों का यूएस डॉलर के ऊपर से भरोसा उठने लगता है और ऐसा लगता है कि जो यूएस डॉलर की वैल्यू मार्केट में खत्म होने वाली है। फिर पूरा गेम 1974 में चेंज हो जाता है। 1970s में इजराइल मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर छिड़ देता है और इस वॉर में यूएसए इजराइल का सपोर्ट करता है और यही इजराइल है जो आगे जाके मिडिल ईस्ट में यूएसए की पपेट स्टेट बनती है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अब यूएसए का इजराइल को सपोर्ट ओपेक कंट्रीज को रास नहीं आता। ओपेक कंट्रीज वो होती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है और यूएसए के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए ओपेक कंट्री सीधा अनाउंस कर देते हैं कि वो लोग यूएसए को ऑयल नहीं बेचेंगे और इसके बाद यूएसए में मारामारी शुरू हो जाती है। World wars among big powers are quite possible to control dwindling oil supplies. Just like it did in 1973, when an OPEC oil embargo led to an international shortage and rocked the global economy. In the Dallas area today, dealers raised prices to more than 40 cents a gallon. Yes, kids, that was a lot, but a federal government price cap kept the prices down, yet created a whole new set of problems, like rationing and an industry shutting down, unable to turn a profit.
पेट्रोल ना होने के कारण यूएस की इकोनॉमी ठप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो ओपेक कंट्रीज होती हैं, ऑयल बैरल की प्राइस 4 गुना बढ़ा देती है। अब यहाँ तुम लोग सीन समझना, भले ओपेक कंट्रीज ने यूएसए को ऑयल देने से मना कर दिया था, पर ग्लोबली तभी उस टाइम पे जितना ऑयल का ट्रेड हो रहा था वो यूएस डॉलर्स में हो रहा था। यानी कि सऊदी जैसी कई सारी कंट्रीज ने ऑयल को इन्फ्लेटेड प्राइस में बेच के बहुत ज्यादा यूएस डॉलर्स को इकट्ठा कर लिया था, और इसी चीज का यूएसए फायदा उठाने की कोशिश करती है। 1974 में यूएसए विलियम सिमंस को सऊदी के साथ एक डील स्ट्रक करने के लिए भेजते हैं। डील बिल्कुल सीधी थी, सऊदी अपने यूएस डॉलर के अगेंस्ट यूएसए से वेपन्स खरीद ले इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, और इस डिफेंस डील के बदले में जो ओपेक कंट्रीज है ग्लोबली अपने ऑयल को सिर्फ यूएस डॉलर्स में ट्रेड करे। यहाँ पे तुम लोग यूएसए की चंडगिरी देख रहे हो, जिस इजराइल को उन लोगों ने मिडिल ईस्ट में सपोर्ट किया उसी को ढाल बना के इस डील को स्ट्रक करने की कोशिश की गई, और सरप्राइजिंगली सऊदी अरेबिया ये सौदा मान जाती है। सऊदी अरेबिया और बाकी मिडिल ईस्टर्न ओपेक कंट्रीज यूएस डॉलर के अगेंस्ट में काफी ज्यादा वेपन्स खरीदती है, और ग्लोबली अनाउंस करती है कि बाकी सारी ओपेक कंट्रीज अपने पेट्रोलियम को यूएस डॉलर में ही ट्रेड करेगी। और इस डिसीजन के बाद यूएसए का बहुत फायदा होता है। पहला फायदा, जो यूएस डॉलर की वैल्यू किसी चीज से पैक्ड नहीं थी, उसकी वैल्यू पेट्रोलियम से पैक्ड हो जाती है, क्योंकि दुनिया भर के देशों को पेट्रोलियम की जरूरत थी, और अगर उन्हें पेट्रोलियम खरीदना है तो उन्हें यूएस डॉलर के रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी सारी कंट्रीज चाहकर भी यूएस डॉलर्स को नहीं छोड़ सकती। यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उन्हें एक आर्म्स डीलर मिल जाता है अपने वेपन्स को सेल करने के लिए। यूएसए को यूएसए में बाहर जितनी इंडस्ट्रीज चलानी है, वॉर्स को लड़ना है, उसके लिए जितना भी पेट्रोलियम चाहिए वो लोग डॉलर्स के अगेंस्ट खरीद सकते हैं, और डॉलर्स तो उनका खुद ही का है, तो जितना मर्जी उतना छाप सकते हैं। और ये पूरा सिस्टम जो यूएसए ने डेवलप किया था, जिसके अंडर में यूएस डॉलर देके पेट्रोलियम को ट्रेड किया जा सकता है, उससे हम लोग आज की डेट में पेट्रो डॉलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे जो कंट्रीज पेट्रो डॉलर सिस्टम से अग्री नहीं करती उनके साथ क्या होता है। ये चीज तो मैं तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा चुका हूँ। मेरी वीडियो ऑन हाउ पेट्रो डॉलर सिस्टम वर्क और यूएस डॉलर आज की डेट में ग्लोबल करेंसी कैसे बना। अगर तुम लोगों के पास और भी कोई वीडियो आइडिया तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता देना। अगर तुम्हारा टॉपिक अच्छा लगा तो उस पर वीडियो बना देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।